बाबर जहीरुद्दीन मुहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के स्थापक और प्रथम शासक था। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। मुबैया नामक पद्यशैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कंधार को जीता तथा बादशाह की उपाधि धारण की। 1519 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी तथा 1529 में घग्गर जीतकर अपना राज्य को सुरक्षित किया। आरंभिक जीवन। बाबर का जन्म फरगना वादी अंदिजान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। वो अपने पिता उमर शेख मिर्जा द्वितीय, जो फरगना घाटी के शासक थे, जिनको उसने एक ठिकने कद के तगड़े जिस्मांचल चेहरे तथा गोल दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, तथा माता कुतलुग निगार खानम का ज्येष्ठ पुत्र था। हालांकि बाबर का मूल मंगोलिया के बरलास कबीले से संबंधित था, पर उस कबीले के लोगों पर फारसी तथा तुर्क जनजीवन का बहुत असर रहा था। वे इस्लाम में परिवर्तित हुए तथा इन्होंने तुर्किस्तान को अपना वासस्थान बनाया। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी, पर फारसी, जो उस समय उस स्थान की आम बोलचाल की भाषा थी, में भी वो प्रवीण था। उसने चगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी। मंगोल जाति, जिसे फारसी में मुगल कहते थे, का होने के बावजूद उसकी जनता और अनुचर तुर्क तथा फारसी लोग थे। उसकी सेना में तुर्क, फारसी, पश्तो के अलावा बरलास तथा मध्य एशियाई कबीले के लोग भी थे। कहा जाता है कि बाबर बहुत ही तगड़ा और शक्तिशाली था। ऐसा भी कहा जाता है कि केवल व्यायाम के लिए वो 2 लोगों को अपने दोनों कंधों पर लादकर उन्नयन ढाल पर दौड़ लेता था। लोक कथाओं के अनुसार बाबर अपने राह में आने वाले सभी नदियों को तैर कर पार करता था। उसने गंगा को 2 बार तैर कर पार किया। बाबर के चचेरे भाई मोहम्मद हैदर ने लिखा है कि उस समय जब चुगताई लोग असभ्य तथा असंस्कृत थे, तब उन्हें जहीरुद्दीन मुहम्मद का उच्चारण कठिन लगा। इस कारण उन्होंने नाम बाबर रख दिया। सैन्य जीवन। सन 1494 में 12 वर्ष की आयु में ही उसे फरगना घाटी के शासक का पद सौंपा गया। उसके चाचाओं ने इस स्थिति का फायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया। कई सालों तक उसने निर्वासन में जीवन बिताया। जब उसके साथ कुछ किसान और उसके संबंधी ही थे। 1496 में उसने उज़्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण किया और 7 महीनों के बाद उसे जीत भी लिया। इसी बीच जब वह समरकंद पर आक्रमण कर रहा था, तब उसके एक सैनिक सरगना ने फरगना पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जब बाबर इस पर वापस अधिकार करने फरगना आ रहा था, तो उसकी सेना ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप समरकंद और फरगना दोनों उसके हाथों से चले गए। सन 1501 ईस्वी में उसने समरकंद पर पुनः अधिकार कर लिया, पर जल्द ही उसे उज़्बेक खान मुहम्मद शैबानी ने हरा दिया।
और इस तरह समरकंद जो उसके जीवन की एक बड़ी ख्वाहिश थी, उसके हाथों से फिर वापस निकल गया। फरगना से अपने चंद वफादार सैनिकों के साथ भागने के बाद अगले 3 सालों तक उसने अपनी सेना बनाने पर ध्यान को केंद्रित किया। इस क्रम में उसने बड़ी मात्रा में बदख्शान प्रांत के ताजिकों को अपनी सेना में भर्ती किया। सन 1504 में हिंदू कुश की बर्फीली चोटियों को पार करके उसने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। नए साम्राज्य के मिलने से उसने अपनी किस्मत के सितारे खुलने के सपने देखे। कुछ दिनों के बाद उसने हेरात के एक तैमूर वंशी हुसैन बैकराह, जो कि उसका दूर का रिश्तेदार भी था, के साथ मोहम्मद साहिबानी के विरुद्ध सहयोग की संधि की। पर 1506 में हुसैन की मृत्यु के कारण ऐसा नहीं हो पाया और उसने हेरात पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पर 2 महीनों के भीतर ही साधनों के अभाव में उसे हेरात छोड़ना पड़ा। अपनी जीवनी में उसने हेरात को बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में वर्णित किया है। वहाँ पर उसे उइगुर कवि मीर अली शाह नवाई की रचनाओं के बारे में पता चला, जो चागताई भाषा को साहित्य की भाषा बनाने के पक्ष में थे। शायद बाबर को अपनी जीवनी चागताई भाषा में लिखने की प्रेरणा उन्हीं से मिली होगी। काबुल लौटने के 2 साल के भीतर ही एक और सरगना ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और उसे काबुल से भागना पड़ा। जल्द ही उसने काबुल पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इधर सन 1510 में फारस के शाह इस्माइल प्रथम, जो सफीवी वंश का शासक था, ने मोहम्मद साहिबानी को हराकर उसकी हत्या कर डाली। इस स्थिति को देखकर बाबर ने हेरात पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद उसने शाह इस्माइल प्रथम के साथ मध्य एशिया पर मिलकर आधिपत्य जमाने के लिए एक समझौता किया। शाह इस्माइल की मदद के बदले में उसने साफवियों की श्रेष्ठता स्वीकार की तथा खुद एवं अपने अनुयायियों को साफवियों की प्रभुता के अधीन समझा। इसके उत्तर में शाह इस्माइल ने बाबर को उसकी बहन खानजदा से मिलाया, जिसे शाह इस्माइल ने हाल ही में हराकर मार डाला था, ने कैद में रखा हुआ था और उससे विवाह करने की बलात् कोशिश कर रहा था। शाह ने बाबर को ऐसो आराम तथा सैन्य हितों के लिए पूरी सहायता दी, जिसका जवाब बाबर ने अपने को शिया परंपरा में ढाल कर दिया। उसने शिया मुसलमानों के अनुरूप वस्त्र पहनना आरंभ किया। शाह इस्माइल के शासन काल में फारस शिया मुसलमानों का गढ़ बन गया और वो अपने आप के 7वें शिया इमाम मूसा अल काजिम का वंशज मानता था। वहाँ सिक्के शाह के नाम में ढलते थे तथा मस्जिद में खुतबे शाह के नाम से पढ़े जाते थे। हालांकि काबुल में सिक्के और खुताबे बाबर के नाम से ही थे। बाबर समरकंद का शासन शाह इस्माइल के सहयोगी की हैसियत से चलता था। शाह की मदद से बाबर ने बुखारा पर चढ़ाई की। वहाँ पर बाबर एक तैमूर वंशी होने के कारण लोगों की नज़र में उज़्बेकों से मुक्तिदाता के रूप में देखा गया और गांव
उसको बधाई देने के लिए खाली हो गए। इसके बाद फारस के शाह की मदद को अनावश्यक समझकर उसने शाह की सहायता लेनी बंद कर दी। अक्टूबर 1511 में उसने समरकंद पर चढ़ाई की और एक बार फिर उसे अपने अधीन कर लिया। वहाँ भी उसका स्वागत हुआ और एक बार फिर गांव के गांव उसको बधाई देने के लिए खाली हो गए। वहाँ सुन्नी मुसलमानों के बीच वह शिया वस्त्रों में एकदम अलग लग रहा था। हालांकि उसका शिया हुलिया सिर्फ शाह इस्माइल की अलग के प्रति सभ्यता को दर्शाने के लिए थी। उसने अपना शिष्य रूप बनाया रखे। यद्यपि उसने फारस के शाह को खुश करने हेतु सन्नियों का नरसंहार नहीं किया, पर उसने शिया के प्रति आस्था भी नहीं छोड़ी, जिसके कारण जनता उसके प्रति भारी अनास्था की भावना फैल गई। इसके फलस्वरूप 8 महीने के बाद उज़्बेकों ने समरकंद पर फिर से अधिकार कर लिया। उत्तर भारत पर चढ़ाई। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी राजवंश के पतन के बाद अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। तैमूर लंग के का आक्रमण के बाद सैयदों ने स्थिति का फायदा उठाकर दिल्ली का सत्ता पर आधिपत्य कायम कर लिया। तैमूर लंग के द्वारा पंजाब का शासक बनाए जाने के बाद खिलज खान ने इस वंश की स्थापना की थी। बाद में लोदी राजवंश के अफगानों ने सैयदों को हराकर सत्ता हथिया ली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526। बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए। एक तैमूर वंशी होने के कारण वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया। स्पष्टीकरण चाहिए। इब्राहिम लोदी को जवाब नहीं आने पर उसने छोटे छोटे आक्रमण करने आरंभ कर दिए। सबसे पहले उसने कंधार पर कब्जा किया। इधर शाह इस्माइलों को तुर्क के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद शाह इस्माइल तथा बाबर दोनों ने बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता समझते हुए इसका उपयोग अपनी सेना में आरंभ किया। इसके बाद उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध यह यह युद्ध यह युद्ध बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना को सामने बहुत छोटी थी, पर सेना में संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी यह युद्ध बाबर से हार गया। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया और उसने सन 1526 में मुगल वंश की नींव डाली। राजपूत राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत काफी संगठित तथा शक्तिशाली हो चुके थे। राजपूतों ने एक बड़ा सा क्षेत्र स्वतंत्र कर लिया था और वे दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। बाबर की सेना राजपूतों की आधी भी नहीं थी। 17 मार्च 1527 में खानवा की लड़ाई राजपूतों तथा बाबर की सेना के बीच लड़ी गई। राजपूतों का जीतना निश्चित लग रहा था, पर युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो गए और घायल अवस्था में उनके साथियों ने उन्हें युद्ध से बाहर कर दिया और
एक आसान सी लग रही थी जीत उसके हाथों से निकल गई। इसके एक साल बाद राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को मौत हो गई। इसके बाद बाबर दिल्ली की गद्दी का अविवादित अधिकार बन गया। आने वाले दिनों में मुगल वंश ने भारत की सत्ता पर 231 सालों तक राज किया। खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ खास तौर पर मुस्लिम यदुवंशी राजपूत उस वक्त के मेवात के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने दिया था। इस युद्ध में मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, बसीन, चंदेरी भी मेवाड़ का साथ दे रहे थे। बाबर ने युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब की सभी पात्रों को तुड़वा कर शराब न पीने की कसम ली। उसने मुस्लिमों से तमगा कर न लेने की भी घोषणा की। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था जो राज्य द्वारा लिया जाता था। बाबर 2 लाख मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने उतरा था। उसने सांगा की सेना के लोदी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ बयाना में और दूसरी खानवा नामक स्थान पर हुई। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत के युद्ध की ही रणनीति का उपयोग करके बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी। यहीं से बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया। इस युद्ध में ही प्रथम बार बाबर ने धर्म युद्ध नारा दिया। इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी अर्थात दानी की उपाधि ली थी। चंदेरी पर आक्रमण। मेवाड़ विजय के पश्चात बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों को पूर्व में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजा, क्योंकि पूर्व में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने अफगानों का स्वागत किया था और समर्थन भी प्रदान किया था। इससे उत्साहित होकर अफगानों ने अनेक स्थानों से मुगल को निकाल दिया था। बाबर को भरोसा था कि उसका अधिकार अफगान विद्रोहियों का दमन करेंगे, अतः उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। चंदेरी का राजपूत शासक मोदिनीराय खंगार खानवा का युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था और अब चंदेरी में राजपूत सत्ता का पुनर्गठन हो रहा था। चंदेरी पर आक्रमण करने के निश्चय से ज्ञात होता है कि बाबर की दृष्टि में राजपूत संगठन अफगानों की अपेक्षा अधिक गंभीर था, अतः वह राजपूत को शक्ति को नष्ट करना अधिक आवश्यक समझता था। चंदेरी का अपना एक व्यापारिक तथा सैनिक महत्व भी था। वह मालवा तथा राजपूतानों में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान था। बाबर ने सेना चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। उसे राजपूतों ने पराजित कर दिया। इसे बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया, क्योंकि यह संभव है कि चंदेरी राजपूत शक्ति का केंद्र बन जाए। उसने चंदेरी के विरुद्ध लड़ने के लिए 21 जनवरी 1528 की तारीख को
घोषित किया, क्योंकि इस घोषणा से उसे चंदेरी का मुस्लिम जनता का जो बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त होने की आशा थी, और जिहाद के द्वारा राजपूतों तथा इन मुस्लिमों का सहयोग रोका जा सकता था। उसने मोदिनी राय खंगार के पास संदेश भेजा कि वह शांतिपूर्ण रूप से चंदेरी का समर्पण कर दे तो शमशाबाद की जागीर दी जा सकती है। मोदिनी राय खंगार ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और राजपूती वीरांगनाओं ने जौहर किया, लेकिन बाबर के अनुसार उसने तोप खाने की मदद से एक ही घंटे में चंदेरी पर अधिकार कर लिया। उसने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। उसने चंदेरी का राज्य मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया और उसे आदेश दिया कि वह 20 लाख दाम प्रति वर्ष शाही कोष में जमा करे। घाघरा का युद्ध। बीच में महमूद लोदी बिहार पहुंचे गया और उसके नेतृत्व में 1 लाख सैनिक एकत्रित हो गए। इसके बाद अफगानों ने पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। महमूद लोदी चुनार तक आया। ऐसी स्थिति में बाबर ने उनसे युद्ध करने के बाद जनवरी 1529 ईस्वी में आगरा से प्रस्थान किया। अनेक अफगान सरदारों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मुख्य अफगान सेना, जिसे बंगाल के शासक नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था, जो गंडक नदी के पूर्वी तट पर थी, बाबर ने गंगा नदी पार करके घघरा नदी के पास अफगानों से घमासान युद्ध करने उन्हें पराजित किया। बाबर ने नुसरत शाह से संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। बाबर ने अफगान जलाल खान को अपने अधीन किया, जो उस समय बिहार का शासक था, और उसे आदेश दिया कि वह शेर खां को अपना मंत्री रखे। अंतिम दिन कहा जाता है कि अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर उसने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने तथा उसकी बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की थी। इसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंततः वो 1530 में 48 वर्ष की उम्र में मर गया। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में राजा राम जाट ने दफना दिया। बाबर को फरगना का शासन उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने तोप खाने का भी उपयोग किया। बाबर ने तुलगुम युद्ध प्रणाली में पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई। यह प्रणाली उसने उज़्बेकों से सीखी थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई जीतने का कारण है कि बाबर के पास 2 प्रसिद्ध निशानेबाज और तुगलुआ नीति का प्रयोग। मुगल राजाओं का कालक्रम। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब।